हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल बायो ज्ञान विद रजनी में। आज हम फिर से लेके आए हैं एक नया टॉपिक, पादप जगत का वर्गीकरण, जिसमें कि हम देखने वाले हैं वन लाइनर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी न किसी एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होते ही रहते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लीनियस। लीनियस पर 5-6 क्वेश्चन हैं जो कि हमें रट लेने हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होते ही रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर है वो भी लीनियस होगा। पहले वाले का लीनियस था और इसका भी लीनियस होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध बुक है? तो इसका उत्तर भी होगा लीनियस। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो इसका उत्तर है वो होगा फेनेरोगैमस में। और नेक्स्ट है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैमस में। अगर हम इन दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज होते हैं तो हम यहाँ पर एक ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि पुष्पी पादप हो गए फ्लोवर से लिया F, ये हो गया फेनेरोगैमस, और अपुष्पी फिर वापस इस तरीके से याद हो ही जाएगा। जैसे कि पुष्पी हो गया तो फेनेरोगैमस फ्लोवर, तो फिर इसके अपोजिट हम अपुष्पी ये याद कर सकते हैं क्रिप्टोगैमस में। ये एक ट्रिक हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो इसका जो आंसर है वो है स्पीसीज। स्पीसीज को आधारीय इकाई कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो इसका जो उत्तर है वो होगा जलीय पौधे। जहाँ पर भी हाइड्रो आ जाए वहाँ पर जल से संबंधित ही होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश व जाति। इसका ये उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, बीज बनते हैं तो कहलाते हैं अनावर्त बीजी। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, अनावर्त बीजी। ये जो क्वेश्चन है ये हर बार रिपीट होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए आप, नीट में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, फिर किसी भी स्टेट की आप टीजीटी पीजीटी देख सकते हैं, उसी में किसी न किसी तरीके से रिपीट होते ही रहते हैं। तो हमें बहुत ही धैर्य बनाकर देखना है इस वीडियो को। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? तो इसका जो उत्तर है वो होगा ल्यूवेनहोफ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। जीवाणु से संबंधित निम्न कथ्यों में कौन सही है? तो ये सीधा ही इसमें दिया गया है कि अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणु के संबंधित है, तो ये आप ऐसे ही याद रख लेना कि अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि पौधे की जो विशेषता है, पौधे की जो सेल होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इसको पौधों में भी शामिल किया गया है जीवाणु को। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो इसका जो उत्तर है वो है जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। आगे वाला देखते हैं, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? बेसिलाई, ये जो छड़ रूपी होते हैं। फिर आगे देखते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं कोकाई। तो इसका जो उत्तर है वो है कोकाई।
जो सबसे आकार में छोटे होते हैं वो होते हैं कोकाई। फिर आगे वाला देखते हैं। एक गोल जीवाणु कहलाता है, इसका जो गोल जीवाणु है वो कहलाता है, तो इसका जो उत्तर है वो होगा कोकस। इसका उत्तर होगा कोकस। ये जो बहुवचन में कोकाई हो गया, इसको बहुत सारे अगर जीवाणु हैं तो उनको कोकाई कह देंगे। अगर एक वचन है, एक ही है, तो उसे कोकस कह देंगे। फिर आगे वाला देखते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। फिर आ गया है वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है। किसमें अनुपस्थित होता है, तो वो है जीवाणु। जीवाणुओं में एक वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। फिर आगे आ गया है क्वेश्चन कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकी लवक। तो इसका उत्तर होगा वर्णकी लवक। फिर आ गया है पाश्चर प्रसिद्धि है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। फिर नेक्स्ट आएगा सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। ये आरपीएससी फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हुआ था। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। फिर आगे आएगा मूल ग्रंथिकाओं रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं कुछ लेग्यूमिनस पादपों में, जो कि फलीदार होते हैं उनमें पाई जाती हैं। लेग्यूमिनस यानी कि जो फलीदार होते हैं, फलीदार पौधों में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीवद्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। जीवद्रव्य कुंचित हो जाते हैं और ये मर जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई। फिर है तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम। फिर आगे वाला आएगा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो इसका जो उत्तर है वो होगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। फिर है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं। जो एंटीबायोटिक है वो जीवाणुओं से प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक जीवाणुओं से प्राप्त होती है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 64। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है, तो इसका उत्तर होगा फली। जो फलीदार पौधे हैं उनकी फसल सहायक है। फिर नेक्स्ट आएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ये करता है ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑक्सीजन का अवशोषण करने में ये सहायक होते हैं। फिर आगे वाला आएगा मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है, तो इसका जो उत्तर है वो होगा एनाबीना। एनाबीना। फिर नेक्स्ट आएगा प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन हो गया एक तरीके से हम देख सकते हैं जैसे कि फ्रिज में हमने खाना रख दिया है स्टोर करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, तो जितना ठंडा होगा वातावरण उसमें जैव रासायनिक
प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, वो कम हो गई। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर का दही जमाने में प्रयोग किया जाता है। फिर आगे आएगा, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका जो उत्तर है वो होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मिलाया जाता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है वो है खमीर, यीस्ट। यीस्ट डालते हैं। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो इसका जो उत्तर है वो है राइजोबियम। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? वो है राइजोबियम। फिर आगे आ जाता है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की, वायरस की खोज किसने करी थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इवानोवस्की। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, यानी कि संयोजक कड़ी। संयोजक कड़ी कहा जाता है वायरस को, सजीव और निर्जीव के बीच की। TMV शब्द संबंधित है, ये विधाणु यानी विषाणु होगा, विषाणुओं से। टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। हाइड्रोफोबिया होता है जिसमें हमें जल से डर लगने लग जाता है विषाणुओं से। फिर नेक्स्ट आएगा, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया। जिसको कुत्ता काट लेता है उसको पानी से डर लगने लग जाता है। आगे देखते हैं, चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड ने। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। तो इसका चलिए फिर आगे चलते हैं। एडवर्ड जेनर ने खोज करी थी चेचक के टीके की। ये होगा, रिपीट है क्वेश्चन, चेचक का टीका। विषाणु वृद्धि करता है जीवित शरीर में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित शरीर में। फिर देखते हैं आगे, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसीलिए इनको निर्जीव कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस पाई जाती है। एंजाइम अनुपस्थित, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। विषाणुओं में एंजाइम एब्सेंट होते हैं। एड्स के कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। इनकी कमी होने के कारण ही एड्स होता है। फिर देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA। चलिए आगे चलते हैं। एड्स का कारण है वायरस। एड्स किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। HIV संबंधित है एड्स, ये भी हो गया। एड्स फैलाता है असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। इसका इकलौता ही कारण नहीं है, और भी इसके बहुत कारण होते हैं। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं विषाणु में। फिर सार्स क्या है? सार्स विषाणु जनित एक रोग है। देखते हैं आगे, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। खसरा विषाणु के कारण होता है। चेचक रोग किस कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये भी विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूक्लोरेला। चलिए
सारगोसा समुद्र का नाम पड़ा सेवालों के कारण। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा तो है सेवालों के कारण। गिलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो उसका जो उत्तर है वो है आयोडीन, क्योंकि इसमें आयोडीन पाया जाता है। फिर आगे देखते हैं, आलू में मोज़ेक वायरस का कारक तत्व है विषाणु। आलू में मोज़ेक वायरस होता है, डिजीज होती है, वो विषाणु के कारण फैलती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो ये होती है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवालों के अध्ययन को। फिर शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो इसका जो उत्तर है वो है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त की जाती है। फिर देखते हैं, कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। फिर है, कौन स्वपोषी होता है? तो इसका जो उत्तर है वो होता है शैवाल। शैवाल स्वपोषी होता है। शैवाल स्वपोषी होते हैं। फिर आएगा, कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो वो होते हैं नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल चावल की फसल के बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। फिर आता है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए। फिर नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है शैवाल की उपस्थिति के कारण। फिर आता है, अगर एगार किससे प्राप्त होती है? अगर किससे प्राप्त होती है? वो है शैवाल से प्राप्त होती है एगार। फिर आता है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, ये होती है माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो होती है काइटिन व हेमिसेल्यूलोज की। काइटिन व हेमिसेल्यूलोज की। फिर नेक्स्ट आता है, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। कवकों में ग्लाइकोजन रिजर्व फूड होता है। फिर चलो आगे देखते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं विविधपोषी। सभी कवक सदैव होते हैं विविधपोषी होते हैं ये। फिर आगे वाला देखते हैं, चलिए, माइकोराजा सहजीवी संबंध होता है, तो इसका जो उत्तर है कवकों और उच्च पौधों की जड़ों के बीच ये एक सहजीवी संबंध है माइकोराजा। चलिए फिर आगे देखते हैं, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकॉल्स। तो इसका जो उत्तर है वो होगा कोर्टिकॉल्स। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक होते हैं कोर्टिकॉल्स। फिर गोबर पर उगने वाले कवक होते हैं कोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। फिर होता है, कवक में क्या नहीं होता? तो क्लोरोफिल नहीं होता कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। जो लेट ब्लाइट डिजीज है वो होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। डबल रोटी किससे बनाई जाती है? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी।
सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी के द्वारा। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम एक कवक है जिससे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो वो करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अर्गट प्राप्त होता है, अर्गट प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से। अर्गट प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से। फिर आता है औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलियम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। पेनिसिलियम औद्योगिक स्तर पर। चलिए फिर आगे देखते हैं। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल व छिद्र युक्त हो जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। यीस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। यीस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। कौन खाने योग्य कवक हैं? तो एगेरिकस। एगेरिकस को खा भी सकते हैं। LSD किससे प्राप्त होता है? तो कवक से प्राप्त होता है LSD। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्रेप्टोमाइसीज। स्ट्रेप्टोमाइसीज से उत्पन्न होती है। चलिए फिर देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो इसका जो उत्तर है वो होगा वॉक्समैन ने इसको प्राप्त किया था। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। टिक्का रोग किस में होता है? तो मूंगफली में होता है। टिक्का रोग होता है मूंगफली में। टिक्का रोग होता है मूंगफली में। फिर गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रोट डिजीज उत्पन्न होती है कवकों द्वारा। गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रोट डिजीज प्राप्त होती है कवकों द्वारा। चलिए फिर आगे देखते हैं। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कस कर ठसाठस भरे कवक जाल। मतलब ये है कि गुच्छे को, कवक जाल मतलब कवकों के गुच्छे को कहा जाता है। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? एक कवक है मशरूम। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन था। चलिए फिर एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये कवक से उत्पन्न होती है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये हो गया माइकोराइजा, सहजीवी संबंध। अफ्लाटॉक्सिन है कवकों द्वारा उत्पन्न विष। एफ्लाटॉक्सिन है कवकों द्वारा उत्पन्न विष। फिर आगे देखते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो ये है सैकेरोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है। फिर आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? एक एल्गी तथा एक फंजाई। तो इसमें होगा फंजाई। एक एल्गी तथा एक फंजाई। कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? वो होगा लाइकेन। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस को। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हैलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हैलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कोर्टिकोल्स कहा जाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कैल्सिकोल्स। ये 3-4 जो टर्म है वो याद करना पड़ेगा, रटना होगा आपको।
जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। इंडोकार्पन जापान के लोग। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो इसका जो उत्तर है वो है परमेलिया। परमेलिया से मिर्गी की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। चलिए देखते हैं वनस्पति जगत में निम्नलिखित में किसको जल स्थलचर उभयचर कहा जाता है? तो ये है ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है तो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं लिवरवर्ट व मॉस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में। प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में। एजोला है एक जलीय फर्न है। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो ये हो गया सिलेजिनेला को सजावट के तौर पर भी यूज़ लिया। फिर आगे देखते हैं कि किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को दवा के रूप में भी लिया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो होगा एजोला। ओजेला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर चलिए आगे देखते हैं सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं? वो है टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो वो है जिम्नोस्पर्म। फिर आगे देखते हैं संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हुए। तो ये है जिम्नोस्पर्म में सबसे लंबे पौधे पाए जाते हैं। चलिए फिर देखते हैं जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती हैं साइकस में। तो उत्तर है इसका साइकस में कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती हैं। फिर सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो ये भी साइकस में। चलिए फिर चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से चिलगोजा प्राप्त किए जाते हैं। फिर ठीक है चलिए आगे साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस के बीजों को ही साबूदाना कहा जाता है। दमा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो यह होगा इफेड्रा से इफेड्रिन प्राप्त की जाती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? गिंगो बाइलोबा। तो इसका जो उत्तर है वो होगा गिंगो। विषाणु क्या है? अकोशीय। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? जीवाणु विकृति। तो दोस्तों आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।